हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। बायोलॉजी क्लासेस में आज भी हम कक्षा 10 के बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर करते हैं जो कि आज बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजी से रिलेटेड बच्चों ने हमसे 3 क्वेरियां की हैं। उनमें सबसे पहले हमको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब होता है जैव विकास। जैव विकास क्या है, इसको समझाना है। दूसरा है लैमार्किज्म यानी लैमार्कवाद। ये जैव विकास का एक सिद्धांत है लैमार्कवाद, इसके बारे में बताना है। और तीसरा मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। ये मेंडल के नियम, इसे समझाना है। ये तीनों टॉपिक इंटर बायोलॉजी से भी रिलेटेड करते हैं, जिसमें मेंडल्स का अलग, मेंडल के नियम जो है ये इंटर बायोलॉजी के भी टॉपिक है। चलिए एक एक चीज करके हम देखते हैं बेटा कि है क्या। सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग, जो हमारी पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। और इस 4.6 अरब वर्ष पहले हमारी जब पृथ्वी सूर्य से टूटकर अलग हुई तो लगभग 4 अरब वर्ष तक ये हमारी पृथ्वी पूरी तरह से जीवन रहित थी। इस पर जीवन नहीं था, ये एक जीवन रहित था। आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। जो प्रथम जीव उत्पन्न हुआ, प्रथम सेल्स बनी, उस प्रथम सेल्स को हम कहते हैं कोएसरबेट्स। कोएसरबेट ये सेल लाइक स्ट्रक्चर था, ना तो ये पूर्ण रूप से कोई भी सेल्स नहीं थी। लेकिन जब आज से 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर प्रथम कोशिका का निर्माण हुआ, तब से लेकर अगर हम आज तक देखें तो पहले यूनिसेलुलर थे सब लोग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने सब यूनिसेलुलर, एक कोश की थे। फिर एक कोश की से धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बने, बहुकोशिकी जंतुओं का विकास हुआ। लेकिन ये एक कोशिकी से बहुकोशिकी और बहुकोशिकी जंतुओं से उसके पश्चात जो सबसे विकसित जंतु है, जैसे मनुष्य सबसे हाईएस्ट ये इवोल्यूटेड है बेटा, सबसे ज्यादा विकसित जंतु है। इसमें जो विकास हुआ, ये विकास बहुत तेजी से ना होकर बहुत धीरे धीरे हुआ, और बहुत धीरे धीरे विकास होकर ये क्रम से विकास हुआ। ऐसा नहीं एक जीवधारी एक कोशिकी से सीधे बहुकोशिकी बन गए। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन से हम देखते हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर अगर जंतु के रूप में कोई आया तो सबसे पहले प्रोटोजोआ आए, संघ प्रोटोजोआ के सदस्य आए। प्रोटोजोआ से फिर पोरीफेरा आया, पोरीफेरा से नाइडेरियंस की उत्पत्ति हुई, नाइडेरियन से हेलमिन्थ्स की उत्पत्ति हुई, जितने भी हेलमिन्थ्स हैं उनकी उत्पत्ति हो गई। हेलमिन्थ से फिर आगे कार्डेट्स बने, मोलस्क बने, एलीड बने। इसके पश्चात कार्डेट्स में सबसे पहले पिसीज आया, मछलियां आई, मछलियों के बाद उभयचर एम्फीबियस आए, उभयचर के पश्चात सरीसृप आए, रेप्टिलिया, सरीसृप के पश्चात पक्षी आए, एवीज आए, पक्षी के पश्चात अस्तनी यानी मैमल्स आए। इस तरह जो जीवों का विकास हुआ है वो सीधे सरल से सीधे जटिल न होकर बल्कि सरलतम जीवों से जटिलतम जीवों की ओर का क्रमिक विकास है। क्रमिक और बहुत मंद विकास है। इस विकास की क्रिया में लगभग 60 करोड़ वर्ष का समय लगा और ये विकास अभी तक चल रहा है। जीवधारियों में इसी क्रमिक और मंद विकास को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास का मतलब जीवों का विकास, लेकिन ये जो जीवों का विकास है ये क्रमिक और बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए जैव विकास को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि इस पृथ्वी पर उत्पन्न जितने भी जीवधारी हैं उन जीवों में होने वाले क्रमिक तथा मंद विकास को जैव विकास कहते हैं। और जैव विकास ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर जब पृथ्वी पर पहली कोशिका बनी तब से लेकर आज तक, और ये लगातार चलने वाली क्रिया है। ये ऐसी क्रिया है जो बंद नहीं होगी, ये ऐसी क्रिया है जो जीवधारियों में निरंतर चलती रहती है। जैव विकास सभी जीवधारियों में निरंतर होता रहता है। ये था बेटा आज आपका पहला टॉपिक। फिर से आप जैव विकास समझिए, किसी भी जीवधारी में या इस पृथ्वी पर उत्पन्न सभी जीवों में होने वाले क्रमिक और मंद विकास को हम जैव विकास कहते हैं। जैव विकास के पक्ष में कई प्रमाण भी दिए गए, उसको समझाने के लिए कई सिद्धांत भी दिए गए।
उनमें से सबसे पहला सिद्धांत जो जैव विकास के बारे में दिया गया वो लैमार्कवाद था। लैमार्कवाद, ये दूसरा टॉपिक बेटा आपका है, लैमार्कवाद या लैमार्के। लैमार्कवाद को एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, ये इनका पूरा नाम था, जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने ही लैमार्कवाद को दिया। ये जैव विकास से संबंधित सबसे पहला सिद्धांत है और इस सिद्धांत में 4 मूल तथ्य बताए गए। पहला तथ्य बताया गया कि सभी जीवों में, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों में वृद्धि करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। वृद्धि करने की प्राकृतिक क्षमता। दूसरा बताया गया कि जितने भी जीवधारी हैं सब पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण का सीधा प्रभाव, एक एक करके अभी बेटा हम डिस्कस करते हैं सबके बारे में। तीसरा बताया गया अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का सिद्धांत। अंगों के उपयोग और अनुपयोग। का सिद्धांत। और चौथा कहा गया उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत। ये 4 तथ्य बताए गए लैमार्कवाद में। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला सिद्धांत कहा गया कि सभी जीवधारियों में वृद्धि करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। जैसा कि हम अपने आसपास देखते भी हैं कि कोई भी जीवधारी हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब छोटे से बड़े होते हैं। कोई बड़े से छोटा नहीं होता है, हमेशा छोटे से ही बड़े अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यानी जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, सभी जीवधारियों में बड़े से छोटे से बड़े होने की प्राकृतिक क्षमता होती है, अर्थात वृद्धि करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। ये पहला तथ्य कहा गया। दूसरा कहा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, सभी सजीवों पर उनके वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये वातावरण का सीधा प्रभाव उनके आकार, उनके माप, उनके व्यवहार, उनके आचरण, सभ्यता, स्वास्थ्य, संस्कृति, जितने भी उनके कारक है, सभी कारकों पर वातावरण का सीधा प्रभाव रहेगा। कोई भी जीवधारी है जिस वातावरण में रहता है उसी के आधार पर उसके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक सभी लक्षण दिखाई देते हैं। जीवधारियों की प्रत्येक कार्य क्रियाओं पर उनके वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। तीसरा सिद्धांत कहा गया अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत। इसमें लैमार्क जी ने यह बताया कि कोई भी जीवधारी अपने जिस अंग का उपयोग अधिक करेगा वो अंग अधिक विकसित होंगे तथा जिस अंग का उपयोग कम करेगा वो अंग कम विकसित होते हैं। अंगों का अगर उपयोग अधिक होगा तो अंगों का विकास भी अधिक होगा और अगर अंगों का उपयोग कम हुआ तो अंगों का विकास भी कम होगा। इसलिए इसको हम अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का सिद्धांत कहते हैं। चौथा और अंतिम तथ्य जो लैमार्कवाद का था वो उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत था। पहले हम जानते हैं उपार्जित लक्षण क्या है। उपधन अर्जित, उप मतलब ऊपर से, ऊपर यानी बाहरी वातावरण से, अर्जित मतलब प्राप्त किए गए। हमारे शरीर में वातावरण के परिवर्तन के कारण कुछ ना कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। वातावरण में परिवर्तन के कारण कुछ ना कुछ नए लक्षणों का विकास होता है। वातावरणीय परिवर्तन के कारण शरीर में जो नए लक्षण बनते हैं उन नए लक्षणों को हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। और लैमार्क ने कहा कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, अर्थात वातावरण के कारण यदि शरीर में कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन से जो लक्षण उत्पन्न होगा वह लक्षण हमारी अगली पीढ़ी में भी जाएगा। इसी सिद्धांत को हम उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत कहते हैं। जैव विकास के संदर्भ में लैमार्क का यह सिद्धांत बहुत उचित था। कुछ तथ्य ऐसे थे जो सटीक थे लेकिन फिर भी इन पर कुछ आलोचनाएं की गई। लैमार्कवाद की जो आलोचनाएं थी, जैसे आलोचना में पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है, पहलवान
वातावरण के कारण ही उसके शरीर की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है पहलवान का बेटा पहलवान हो, ये इनकी आलोचना की गई। अंधे माँ बाप की संतानें अंधी नहीं होती हैं। यदि दुर्घटनावश हाथ पैर किसी का कट जाए तो उसकी संतान हाथ पैर कटी हुई पैदा नहीं होती है। भारत में एक प्रथा है कि भारत में बच्चियों के नाक कान छेदने की प्रथा ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। लेकिन कोई भी ऐसी पीढ़ी नहीं है जिसमें नाक कान छेदी हुई संतानें उत्पन्न होती हैं। लैमार्कवाद की जो प्रायोगिक आलोचना की गई वो बीजमान नाम के वैज्ञानिक ने किया। बीजमान ने चूहे की 22 पीढ़ियों तक, लगभग 20 से 22 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ को काटते रहे। लैमार्क का अगर सिद्धांत इनके प्रयोग पर करें तो लैमार्क ने कहा था जीवधारी जिस अंग का उपयोग कब करेगा वो अंग कब विकसित होंगे। तो चूंकि चूहे की लगभग 22 पीढ़ी तक पूंछ को काट दिया गया, इसका मतलब पूंछ का कार्य खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हो गया, पूंछ का कार्य खत्म हो गया, पूंछ धीरे धीरे अल्प विकसित हो जानी चाहिए, क्योंकि अंगों का कम उपयोग हुआ, अंगों का उपयोग हुआ ही नहीं, पूंछ नहीं थे, पूंछ का उपयोग नहीं हुआ, इसलिए पूंछ को अल्प विकसित और अंत में विलुप्त हो जाना चाहिए, ये बीजमान जी ने कहा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजमान के प्रयोग में किसी भी चूहे की पूंछ की लंबाई नहीं घटी। यह कारण लैमार्कवाद में स्पष्ट नहीं किया गया। इसके पश्चात बीजमान ने ही अपना एक सिद्धांत दिया। बीजमान ने कहा कि किसी भी जीवधारी के शरीर में दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। ये जब बीजमान ने अपना ये प्रयोग किया चूहों पर, लैमार्कवाद की आलोचना की, तो उसके पश्चात इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इसके लिए बीजमान ने यह कहा कि शरीर में दो प्रकार के द्रव्य होते हैं। पहला द्रव्य होता है जिसे हम कहते हैं कायिक द्रव्य, कायिक द्रव्य, या इसे कहते हैं सोमैटोप्लाज्म, सोमैटोप्लाज्म। और दूसरा होता है जनन द्रव्य। जनन द्रव्य को हम कहते हैं जर्म प्लाज्म। एक कायिक द्रव्य और दूसरा जनन द्रव्य। बीजमान ने कहा कि जनन द्रव्य ही ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होता है। कायिक द्रव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होता है। केवल जनन द्रव्य ही निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को हम जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग करके लैमार्कवाद में संशोधन भी किया गया। लैमार्कवाद के संशोधन के पश्चात जो नया सिद्धांत आया उसको हम कहते हैं नव लैमार्कवाद। नव लैमार्कवाद, नियो लैमार्किज्म। नव लैमार्कवाद में यह कहा गया कि सभी लक्षण उपार्जित नहीं होते हैं। जैसे लैमार्क ने कहा था कि वातावरण में परिवर्तन के कारण जो लक्षण दिखाई देंगे वही लक्षण उपार्जित होंगे। लेकिन नव लैमार्कवाद में कहा गया कि सभी लक्षण उपार्जित नहीं होंगे, बल्कि जनन द्रव्य में परिवर्तन के कारण, इसमें जर्म प्लाज्म में, इसमें परिवर्तन के कारण अगर हमारे शरीर में कोई लक्षण उत्पन्न होता है तो वही लक्षण उपार्जित होगा। जनन द्रव्य में परिवर्तन के कारण अगर शरीर में किसी लक्षण का विकास होता है तो वही लक्षण उपार्जित लक्षण कहलाएगा, और उपार्जित लक्षणों की सदैव वंशागत होगी। ये चीज लैमार्कवाद में कहा गया कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। चूंकि बीजमान ने कहा जनन द्रव्य ही एक ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, अतः जनन द्रव्य में परिवर्तन के कारण जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। लैमार्कवाद में यही संशोधन किया गया। लैमार्कवाद में जब संशोधन किया गया तो ये कहा गया कायिक द्रव्य के कारण अगर कोई लक्षण शरीर में उत्पन्न हो रहा है तो ये उपार्जित लक्षण नहीं होगा। जैसे किसी के हाथ पैर कट जाए, कोई अंधा हो जाए, नाक कान छिद रहे हैं, तो ये कायिक द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, जनन द्रव्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये लक्षण उपार्जित नहीं होंगे। ये लक्षण उपार्जित नहीं है तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होंगे। लेकिन यदि जनन द्रव्य में कोई परिवर्तन हो रहा है तो जनन द्रव्य में परिवर्तन के कारण जो लक्षण उत्पन्न होगा वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, और उसी लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। तथा उपार्जित लक्षण लैमार्क के अनुसार उपार्जित लक्षणों की वंशागत होती है।
इस सिद्धांत को सत्य करने के लिए कई प्रयोग किए गए। उनमें सुमनर का प्रयोग था, पैवलोव का प्रयोग था, मैकडूगल का प्रयोग था। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस लैमार्कवाद को सत्यापित करने के लिए अपने अलग अलग प्रयोग किए। ये बेटा आपका दूसरा टॉपिक था, लैमार्कवाद। तीसरा टॉपिक है मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। मेंडल के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल और इंटर दोनों के एग्जाम में मेंडल्स के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेंडल का नियम हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं।